सोचें ज़रा, 2026 का आगाज़ होता है और पाकिस्तान में एक मुआशी भूचाल आ जाता है। पेट्रोल की कीमतें रातों रात आसमान से बातें करने लगती हैं। इसके जवाब में हुकूमत एक हाईटेक हल लेकर आती है। तो आइए देखते हैं कि ये डिजिटल फ्यूल सिस्टम है क्या, और ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये वाकई आवाम के लिए रिलीफ है या फिर एक नई रुकावट। जरा तसव्वुर कीजिए, आप सुबह सवेरे उठते हैं और पता चलता है कि पेट्रोल की कीमत एक जी रात में 55 रुपये फी लीटर बढ़ गई है। इस अचानक और शदीद इजाफे ने पूरे मुल्क में एक झटका सा दे दिया, घरों के बजट पर शदीद दबाव डाला और लाखों लोगों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और भी मुश्किल बना दिया। तो आखिर हुआ क्या था? ये कई चीज़ों का एक तूफ़ानी मजमुआ था। बैनुल-अक़वामी सतह पर ईरान और इजराइल के बीच तनाज़े ने तेल की सप्लाई लाइन्स में खलल डाला, जिससे आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गईं, और मुल्क के अंदर पाकिस्तानी रुपये पर दबाव ने पहले से महंगे दरामदी तेल को और भी महंगा कर दिया। अब मसला ये था कि सब्सिडी का पुराना निज़ाम हुकूमती ख़जाने से पैसा पानी की तरह बहा रहा था। 100 अरब रुपए से ज़्यादा पहले ही खर्च हो चुके थे, जो कि सीधी सी बात है नाकाबिले बर्दाश्त था। ये साफ ज़ाहिर था कि हुकूमत को अब एक नए, ज़्यादा मौसर तरीके की ज़रूरत थी। और यहीं पर हुकूमत अपनी नई हिकमत अमली लेकर सामने आती है। सबको रियायत देने के बजाय उन्होंने फैसला किया कि डिजिटल कूपन के जरिए सिर्फ उन लोगों को रिलीफ दिया जाए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यह सब्सिडी देने के अंदाज में एक बहुत ही बुनियादी तब्दीली थी। इस तब्दीली को समझने के लिए पुराने निज़ाम को एक स्टोर पर लगी सेल की तरह समझें, जहां हर कोई फ़ायदा उठाता है, चाहे उसे ज़रूरत हो या ना हो। नया निज़ाम एक मखसूस कूपन की तरह है, जो सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें वाकई उसकी ज़रूरत है। इससे न सिर्फ पैसा बचता है, बल्कि गलत इस्तेमाल को भी रोका जा सकता है। तो आखिर ये नया डिजिटल निज़ाम किसकी मदद करने वाला है? ये ख़ास तौर पर उन लोगों को टारगेट करता है जिनकी रोज़ी रोटी का इन्हिसार सबसे ज़्यादा ईंधन की कीमतों पर है, यानी मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा ड्राइवर और 800 सीसी तक की छोटी गाड़ियों के मालिकान। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अमली तौर पर एक आम शहरी इस सब्सिडी तक पहुंचेगा कैसे? ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है? चलें, एक मोटरसाइकिल सवार के नुक्ता नज़र से सफ़र को देखते हैं। सबसे पहले वो ऐप पर अपना शिनाख्ती कार्ड और गाड़ी का नंबर रजिस्टर करता है। नादरा का सिस्टम फ़ौरन इसकी तस्दीक कर लेता है। मंजूरी के बाद उसे QR कोड की शक्ल में एक माहाना कोटा मिल जाता है। अब जब वो पेट्रोल पंप पर जाता है तो वो बस उस कोड को स्कैन करवाता है और सस्ता पेट्रोल हासिल कर लेता है, यानी सीधा और आसान। लेकिन ठहरिए, कामयाब रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ बहुत अहम शराइत भी हैं। सबसे अहम ये कि गाड़ी और मोबाइल सिम दोनों सारिफ के अपने नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये इकदामात बहुत ज़रूरी हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सब्सिडी सही शख्स तक पहुंचे और इसका गलत इस्तेमाल ना हो। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि उन लोगों का क्या जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है? अच्छा, हुकूमत ने इसके बारे में भी सोचा है। 8171 SMS सर्विस के जरिए कोई भी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर एक कोड हासिल कर सकता है, जिसे वो पंप पर दिखाकर सब्सिडी ले सकता है। अब आइए ज़रा पाकिस्तान से बाहर निकलकर एक हकीकी दुनिया की मिसाल देखते हैं, ताकि इस निज़ाम के मुमकिना चैलेंजेस और हकीकतों को समझा जा सके। इंडोनेशिया का तजुर्बा इस मामले में बहुत कुछ सिखा सकता है। इंडोनेशिया ने अपनी डिजिटल सब्सिडी माय परटामीना ऐप के जरिए शुरू की थी। ये निज़ाम पाकिस्तान के मंसूबे से काफ़ी मिलता जुलता है, जो इसे ये देखने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी बनाता है कि आगे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। और कागज़ पर तो ये सिस्टम बहुत कामयाब नज़र आया। ज़रा इस अदद पर गौर करें। 2024 तक इंडोनेशिया में तकरीबन 94% फ्यूल की फ़रोख्त डिजिटल तौर पर रिकॉर्ड की जा रही थी। ये ईंधन की तकसीम को दुरुस्त तरीके से ट्रैक करने में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और इस शफ़ाफियत को ज़ाहिर करती है जो ऐसा निज़ाम ला सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी कोई जादू की छड़ी नहीं होती। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। इंडोनेशिया को कई असली मसाइल का सामना करना पड़ा। दूर दराज इलाकों में गैर मुस्तहकम इंटरनेट था, कुछ सार्फिन में डिजिटल इल्म की कमी थी, और सबसे अहम बात, लोगों ने सिस्टम को चकमा देने के तरीके ढूंढ लिए, जैसे अपने QR कोड्स को उधार देना या बेचना। और अवाम का रद्द-ए-अमल, वो तो बिल्कुल वाज़ेह था। माय परटामीना ऐप के तकरीबन 87% जायज़े मनफी थे। ये दिखाता है कि सारिफ का तजुर्बा और अवामी कबूलियत कितनी अहम है। अगर निज़ाम पेचीदा हो और अवाम इसे पसंद ना करें तो इसकी कामयाबी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इंडोनेशिया के इस तजर्बे से सबक सीखकर आइए वापस पाकिस्तान की तरफ आते हैं और देखते हैं कि ये तमाम बातें पाकिस्तान के प्रोग्राम की कामयाबी के लिए क्या मायने रखती हैं। तो आखिर में हम एक मरकजी कशमकश पर आ पहुंचते हैं। हुकूमत और अवाम एक दौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ ये निज़ाम सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाकर अरबों रुपए बचाने का वादा करता है,
दूसरी तरफ ये हकीकी खतरा भी है कि एक पेचीदा निज़ाम, नाकाफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और नए डिजिटल फ्रॉड के इम्कानात इसकी कामयाबी की राह में रुकावट बन सकते हैं। और यहीं पर हम इस बुनियादी सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या यह डिजिटल निज़ाम वाकई इंसाफ को यकीनी बनाएगा और मुस्तहिकीन की मदद करेगा, या फिर ये आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात और एक नई रुकावट का बाइस बनेगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।